हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज मैं आपको बहुत ही काफी इंपोर्टेंट वीडियो बताने वाला हूं और इस वीडियो में आपको 20 मार्क्स जो है पक्का होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। इंपोर्टेंट 4 क्वेश्चन बताऊंगा और हर एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का रहता है, आपको तो पता ही है। तो इस वीडियो में आपको बहुत ही काफी बेनिफिट मिलने वाली है। आप अगर इस सभी सवाल को नहीं बना पा रहे हो ना, तो बार बार बनाना, सवाल देख देख के, सवाल उतार के बार बार बनाना, तब जाके संतुष्टि मिलेगा, क्योंकि सारा सवाल बहुत काफी इंपोर्टेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिया है त्रिकोणमिति वाला सवाल। और त्रिकोणमिति याद कीजिए कि हर बार एग्जाम में त्रिकोणमिति का सवाल पूछेगा, इसलिए आपको कम से कम 4 टॉपिक को क्लियर कर लेना है। 4 टॉपिक को क्लियर कर लेना 100%। उनमें से एक टॉपिक है त्रिकोणमिति। हर बार मतलब एकदम आना ही आना है त्रिकोणमिति का लॉन्ग वाला सवाल। तो बार बार बनाएंगे, इतना बार बनाएंगे कि आ जाए, ठीक है ना। इसके अलावा और बहुत सारे सवाल है एनसीईआरटी का खास करके। तो चलिए हम देखिए, यहाँ पे कॉसेक ए माइनस साइन ए दे दिया इंटू सेक ए माइनस कॉस ए, ये हो गया, इंटू में है। लाना क्या, 1/tan a प्लस कॉट है। तो हमें करना क्या होगा यहाँ पे ना, हम इसमें इस सवाल को ऐसा करते हैं, दोनों को मुझे हल करना पड़ेगा, LHS RHS। तो पहले इसको हल करते हैं, देखते हैं ये आता है कि नहीं आता। अगर नहीं आएगा तो फिर इसको भी हल करेंगे, तो दोनों का आंसर सेम आ जाएगा। तो पहले मुझे क्या लिखना है, LHS। सॉल्यूशन यहाँ पे करते हैं। LHS क्या है यहाँ पे देखिए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए। अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, देखिए जी, कॉसेक का फॉर्मूला आपने पढ़ा हो अच्छे तरीके से, 1/sin। अब 1/sin क्यों कर रहे सर यहाँ पे हम अपना मन से कुछ भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। कॉसेक का तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का ओवर रूट भी होता है, लेकिन भाई हमको लाना tan कॉट, रूट वगैरह नहीं लाना, तो हम उधर नहीं जाएंगे। हम कॉसेक का सिंपल जानते हैं कि 1/sin होता है। यहाँ पे sin है, इसको चेक करेंगे, चेंज करेंगे तो कॉस में आ जाएगा। मतलब हमको ना ऐसा करना है कि इसके मतलब पड़ोसी के टाइप का बन जाए। तो साइन कॉस का फॉर्मूला बहुत मैच करता है, कॉसेक साइन का कोई फॉर्मूला मैच नहीं करता, एक इंटू में मैच करता है, लेकिन साइन कॉस में प्लस वाला फॉर्मूला मैच करता है, इसलिए हमको कॉस साइन के रूप में यहाँ पे लाना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है, साइन ए को मैंने ऐसे लिख दिया और सेक को बदल देंगे क्या, 1/cos ए में, और कॉस को फिर ऐसे ही रहने देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, अब जब बटा में आ जाएगा तो क्या करना, आपको भिन्न का जोड़ वाला नियम लगा देना है, ठीक है ना। साइन ए हो जाएगा आपका एलसीएम, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस साइन, क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, क्योंकि देखो साइन से साइन कट गया, 1 हुआ, तो 1 को गुना करेंगे 1 से, यहाँ नीचे 1 है, 1 को साइन से गुना डिवाइड करेंगे तो साइन आएगा, और साइन को साइन से गुना करेंगे तो साइन का स्क्वायर बन जाएगा। तो क्या करना है, ये तो मैंने कर दिया। उसके बाद ये ब्रैकेट को फिलहाल अभी ऐसे घेर देते हैं, ठीक है। और यहां भी लेता हूं मैं एलसीएम, तो कॉस ए हो जाएगा, कॉस को कॉस से डिवाइड करेंगे कट जाएगा, बचेगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1। फिर यहाँ पे कॉस के नीचे 1 छुपा हुआ है, तो 1 को इसे डिवाइड करेंगे कॉस आएगा, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर ये होता है, ठीक है ना। तो आप तो ऑब्जेक्टिव बहुत पढ़े हो ना, सब्जेक्टिव पढ़िए, क्योंकि ये आपको 20 नंबर का सवाल दिलाएगा। तो 4 टॉपिक को क्लियर करिएगा बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे क्या देखो, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 माइनस साइन स्क्वायर, फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, और क्या है साइन ए। ओके, तो इसको हम गुना करके भी लिख सकते हैं, या तो फिर अभी गुना ही लिखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि कटने वाला है। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है बाई कॉस ए। अब देखिए यहाँ पे साइन ए एक पीस है और साइन स्क्वायर मतलब 2 पीस है, तो साइन से साइन कट जाएगा तो एक साइन यहाँ पे क्या होगा, बच जाएगा। उस तरह से कॉस का कटेगा तो एक कॉस यहाँ पे बच जाएगा। तो क्या बचा मेरे पास, कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए बचेगा। अब देखिए इसको आप आगे जितना भी हल कीजिएगा, टैन और कॉट में नहीं आएगा, तो इसको फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो हम इसको भी बना के देखते हैं, इसका भी आंसर अगर सेम आता है तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, 1/tan प्लस कॉट। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे लिखते हैं RHS। ओके, RHS 1/tan a प्लस कॉट ए। अब क्या करेंगे भाई, तो करना क्या, tan का फॉर्मूला आता है, tan का फॉर्मूला साइन कॉस के रूप में आता है, बिल्कुल आता है। tan का फॉर्मूला क्या आता है, साइन कॉस के रूप में साइन बट्टे साइन ए बाई कॉस ए, ये आता है। और कॉट का फॉर्मूला कॉस ए बट्टे साइन ए, ये आता है फॉर्मूला, ठीक है ना। अब मुझे क्या करना है, ये तो पहले ये जो बटा है इसे खींचा उसको खींच लेंगे, और 1 को ऊपर ही फिलहाल लिखते हैं। नीचे देखिए ये वाला देख रहे हैं ना, साइन कॉस लेंगे एलसीएम, तो साइन कॉस क्या हो जाएगा, कॉस इंटू साइन लिखो या साइन इंटू कॉस लिखो, कोई हर्ज नहीं, कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं।
अब देखो कॉस से कॉस कट जाएगा, डिवाइड करेंगे तो, और साइन बचेगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस प्लस दिया हुआ था, साइन से साइन कटेगा, बचेगा कॉस, कॉस को कॉस से गुणा करेंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये जो भाग मेन भाग ये वाला है कि नहीं, तो इस भाग को गुना में पलटी कर देना है, ठीक है। तो पलटी करेंगे तो 1, तो 1 के नीचे 1 ही ऊपर आता है, ये साइन कॉस चला जाएगा ऊपर, और ये फॉर्मूला भी आता है। चलो तो हम यहाँ पे इसको ऊपर करते हैं, ठीक है ना, साइन ए इंटू कॉस ए। और देखो इसका 1 प्लस साइन ए प्लस कॉस ए क्या फॉर्मूला होता है, 1 होता है, तो 1 को मैंने नीचे कर दिया। आप एक स्टेप बढ़ा सकते हो, मैंने डायरेक्ट कर दिया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर 1। तो हम इस बात को कैसे लिख सकते हैं, इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए इंटू साइन ए, या साइन ए इंटू कॉस ए भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस ए इंटू साइन ए था, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। तो अब दोनों का आंसर सेम आ गया, तो बोल सकते हैं इसलिए LHS जो है वो बराबर है RHS का। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। 5 नंबर से किसी को हिम्मत नहीं कि काट लेगा आपका। ओके, अब देखिए दूसरा सवाल मैंने लिया है निर्देशांक ज्यामिति से। तो ये सवाल तो 2 नंबर में पूछता है, कभी कभी ये सवाल 5 नंबर में पूछता है, ठीक है ना। के का मान निकालना है, यदि 3 बिंदुएं दिया हुआ है 16, 2 और k माइनस 8 और फिर 4 माइनस 10, ठीक है ना। ये बोलता क्या है कि संरेखीय है। अब संरेखीय होने का क्या नियम होता है तो हम जानते हैं जी, चलिए। तो 3 बराबर कब होता है, 3 बिंदुओं संरेखी, इन बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल के जो बराबर होगा ना, जो ये 3 बिंदु अगर संरेखीय हो रहा मतलब त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आ रहा है कि नहीं। चलिए तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं 3 बिंदु संरेखीय होते हैं। अब जैसे या तो फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 बिंदु संरेखीय हो जाएगा। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक है ना, लिखते हैं चूंकि क्या लिखते हैं, चूंकि तीनों बिंदुएं संरेखीय, पहले बोल रहा संरेखीय है, चूंकि तीनों बिंदुएं संरेखीय है ना, इसलिए हम बोल सकते हैं तो इससे बने, इसलिए इससे बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, ये तो जानते हैं। तो कब होगा, जब त्रिभुज का क्षेत्र, जब 3 बिंदुओं मिलकर संरेख होगा मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर है। अब यहाँ पे ऐसा काम करते हैं कि x1, ये वाला x1 y1 है, इसको इंडिकेट कर लेते हैं, ठीक है, कौन x1 कौन y1 है। तो x1 बराबर कौन हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये 2 क्या है y1 बराबर 2 हो जाएगा। फिर देखते हैं x2 बराबर कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, और y2 बराबर क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। फिर x3 बराबर क्या होगा 4 हो जाएगा। फिर y3 बराबर क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब हम त्रिभुज, इसके अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल बैठाते हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या 0 करते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। क्षेत्रफल बराबर 0 होगा क्योंकि निकालना है, क्योंकि ये संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है इसके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला बैठाते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 1 2। देखिए ये बराबर 0, इसको आप याद कर सकते हैं 1/2 1 2 3 2 3 1 3 1 2 बराबर 0। अब इसमें वैल्यू बैठाते हैं, तो देखो 1/2 फिलहाल अभी यहीं पे रखते हैं, फिर उधर कर देंगे। x1 कितना दिया हुआ है, देखो 16 दिया हुआ है, आराम से बैठाइएगा। और y2 का वैल्यू -8 दिया हुआ है, और y3 का वैल्यू -10। देखिए ये सवाल में भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस कर दे +10 हो जाएगा। और x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ, k दिया हुआ है। ओके, y2 का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है, y3 का वैल्यू -10 दिया हुआ है, और y1 का वैल्यू 2 दिया है। फिर x3 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, y1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, और y2 का वैल्यू -8, और यहाँ भी माइनस, तो क्या हो जाएगा +8, ये 0 के बराबर। अब अच्छा 1/2 में से 2 को जब इधर भेज देंगे तो 2 गुना भाग जाके क्या बन जाएगा, गुना बन जाएगा, तो 0 हो जाएगा। तो ये तो कहानी खत्म, इसको हो गया। अच्छा तो 16 को कितना गुना कर देंगे, यहाँ देख लीजिए, है ना। तो अब इसको क्या कर लेंगे, गुना कर लेते हैं 1/2। देखो 1/2 को 2 को इधर भेजेंगे 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 16, और इसको घटा लीजिए, 10 में से 8 घटेगा तो 2 प्लस के 10 और 2 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा -12 प्लस 4 और 8 2
10 बराबर 0। अब मैंने 2 को उधर भेज दिया तो ये जो मोड है ना वो मोड भी हटा देंगे, ठीक है ना। अब क्या करेगा, 16 दूना 32 माइनस 12 के प्लस 10 चौक 40, तो क्या आ जाएगा 40 और 32 कितना हो जाएगा 72 माइनस 12 के बराबर 0। तो 12 के को इधर कर लेते हैं दाएं तरफ, तो प्लस में हो जाएगा 12 छक 72 के बराबर 6 आ गया ना। के का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। तो यही तो निकालने के लिए बोला जा रहा था। ओके, समझ में आ गया, बहुत आसान सवाल था ये। तो चलिए सवाल नंबर 3 पढ़ते हैं। देखिए सवाल 3 क्या बोलता है, ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल 100% पूछेगा हाइट एंड डिस्टेंस। तो ये टॉपिक को ना एकदम कंफर्म कर लो, जैसे कि 7 8 9 टॉपिक है जो पूछता है, लेकिन एकदम 100% मैं बता रहा हूं कि ये आएगा इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग बना लो, ठीक है। देखिए क्या बोलता है, भूमि के एक बिंदु ओ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ठीक है। और एवं मीनार के शिखर पर एक ध्वज दंड है और उस ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। इस सवाल को बनाने में सबसे बड़ा मजा कब आएगा, जब आप फिगर बना दीजिएगा। और फिगर बनने के बाद मतलब आपका 50% सवाल सॉल्व हो जाता है। जैसे जैसे बोलता है वैसे वैसे फिगर बनाएंगे। भूमि के एक बिंदु से मीनार, तो मीनार कैसे रहेगी, मीनार तो सीधे ही खड़ी रहेगी और जमीन भी रहेगी, क्योंकि जब मीनार है तो जमीन तो रहना जरूरी है, ठीक है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मैं मीनार यहीं तक मानता हूं, क्योंकि लंबा हो जाएगा ना, मैं मानता हूं यहीं पे मीनार, यहीं तक मीनार है, ठीक है। मैं मानता हूं कि यहीं तक मीनार है ये वाला, क्योंकि ये अभी ध्वज दंड है तो आगे देंगे तो फिर यहाँ से जगह नहीं बचेगा, इसलिए मुझे यहीं तक मानना मीनार। तो बोलता क्या, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो ये मीनार है तो मीनार का शिखर यहाँ पे है, इसका उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहाँ पे बनता है, नीचे बनता है। तो मैं ऐसे कर दूंगा, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री उन्नयन कोण है। अब क्या बोलता है, अब बोलता है एवं मीनार के शिखर पर ध्वज दंड है, यानी कि यहाँ पे एक झंडा है, ध्वज दंड मतलब एक फ्लैग है यहाँ पे, ठीक है। और उसके जो टॉप है, जो शिखर है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो अगर यहां से लेंगे, यहां से जब लेते हैं तो पूरा ये बन जाएगा। अब इसका कोण पूरा मिला के बनेगा 60 डिग्री। तो ये जो 60 डिग्री है ना, ये पूरा यहां से ये आया, ये आया, ये आया, बड़ा सा त्रिभुज बना। और छोटा वाला जब लेंगे तो देखिए यहां से ये वाला आया, तो अब इसका नामकरण कर देते हैं, मानते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस और ये मीनार मुझे दिया, मीनार की ऊंचाई h मानते हैं, ये h है, इसको x से मान लेते हैं, ठीक है ना। और बोलता है यहाँ पे देखो ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 7, बोलता है यहाँ पे ध्वज दंड की लंबाई 5 मीटर है, तो ये ध्वज दंड है पीसी 5 मीटर। अब जो फिगर में आपको दिख रहा है ना उसको लिख देना है। अब एक बार घबराइए नहीं, अब जो भी लिखिएगा ना गलती नहीं होगा। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी, मीनार को मैंने माना था, ए बी मीनार की ऊंचाई है, और बी सी क्या है, ध्वज दंड की लंबाई है कि नहीं। और ए बी को h माना मैंने, और ए डी को x माना, यही तो इसमें दिया हुआ है। चलिए तो इसी बात को लिखते हैं, ए बी क्या है, ए बी बराबर मीनार की ऊंचाई है ना, ए बी बराबर क्या होगा, मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। और बी सी क्या है, तो बी सी बराबर क्या है, ध्वज दंड की लंबाई, और इतना बराबर तो क्या लिखेंगे 5 मीटर, जो कि दिया हुआ सवाल में था। ओके, उसके बाद और क्या, और यहाँ पे डी ए ना, डी ए बराबर x मान लिया, डी ए बराबर x माना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज भी यहाँ पे है, ओ, ये ओ है ना, सॉरी ओ बोल रहा था तो मुझे ओ लिखना है, डी नहीं बल्कि ओ लिखना है। तो जो सवाल बोलेगा वही लिख रहा है, जैसे बोलेगा उसे ओ। अब यहाँ पे ओ ए बी, देखिए ओ ए बी, एक यहाँ पे क्या बन रहा, समकोण त्रिभुज बन रहा। चलिए तो अब हमको क्या निकालना है, पहले छोटा त्रिभुज में लेते हैं, ठीक है, ओ ए बी में लेते हैं। इस छोटा त्रिभुज है, इसको मैंने हाइड कर दिया ओ ए बी में, तो यहाँ पे लिखते हैं, इसलिए समकोण त्रिभुज लिख सकते हैं, समकोण नहीं तो नहीं भी लिखना चलेगा, समकोण त्रिभुज ओ ए बी में। देखिए ओ ए बी मतलब यहीं तक, ओ ए बी में। अब इसके लिए कोण कितना बनेगा, ओ ए बी के लिए यहीं आएंगे तो 30 डिग्री कोण बनेगा। तो अब देखो लंब है आधार करने से मतलब नहीं, तो लंब बटा आधार किस में आता है, टैन में आता है, तो टैन 30 डिग्री, थीटा यहाँ पे 30 है, लंब मतलब ए बी है कि नहीं, ए बी, और आधार मतलब ए ओ। ओके, और टैन 30 का वैल्यू 1/√3 होता है।
1/√3 होता है। और ए बी को मैंने क्या माना था, एच माना था, और ए ओ को क्या माना था, एक्स माना था। ओके, मुझे निकालना क्या है, मुझे क्या निकालना है, मीनार की ऊंचाई, मतलब मुझे एच का वैल्यू ज्ञात करना है, एच निकालना है, ठीक है ना। तो मुझे अब यहाँ क्रॉस गुना कर लेंगे तो एक्स से बराबर क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा। ठीक, यहीं तक छोड़ देंगे। अब त्रिभुज, दूसरा बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं। बड़ा त्रिभुज कौन हो गया, OAC, है ना। तो लिख देता था त्रिभुज OAC में। अब OAC में क्या लेंगे, ये भी अगर लेंगे तो tan लेंगे, क्योंकि अब देखो ये लंब यहाँ से तक पूरा लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, क्योंकि अब तो 60 डिग्री है, tan 60 डिग्री। अब लंब कौन हो जाएगा, देखो लंब यहाँ पे क्या लेंगे, AC है ना, लंब क्या है AC, आधार क्या है OA। तो लिखेंगे AC बटे OA या AO लिखो। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है, tan 60 का वैल्यू √3 होता है। अब देखो जो AC जो दिया हुआ AC, क्या मैं इस AC को 5 + h लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 और h मिलके AC बनेगा, यानी कि AB h है और BC 5 है, तो h + 5 या 5 + h लिख दें। तो चलो h + 5 मैंने लिख दिया। और AO क्या है, AO मेरा क्या है, x है, तो मैंने यहाँ पे x लिख देना है। अब आपको पता है x बराबर कितना वैल्यू आया, √3h आया, ये देखो आया ना। तो यहाँ पे लिखते हैं, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिख देंगे, √3h लिख देंगे। और यहाँ पे लिख देंगे कि चूंकि x से बराबर √3h था, तो उसी को मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब क्रॉस गुना कर देंगे जी, तो √3 को √3 से गुना करेंगे, क्या होगा 3h, और क्या हो गया h + 5, ठीक है ना, h + 5 हो गया। अब e वाला h को इधर लाते हैं तो -h हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, 2h बराबर 5, और h बराबर क्या हो जाएगा 5/2, यानी कि 2.5 मीटर। तो यही तो h निकालना ही तो था, लेकिन इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 2.5 मीटर। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक नंबर नहीं काटेगा, 5 का 5 नंबर देगा, क्योंकि ये मैथ है, और मैथ आप जैसे भी बनाओ बस साफ साफ लिखना, ठीक है ना, एक नंबर नहीं काटेगा। और यहाँ पे घबराना नहीं, किसी यहाँ पे क्या लिखेगा, आप यहाँ पे जो जो देख रहे हो लिख देना, गलती नहीं होगा। ओके, आगे सवाल बनाते हैं। अब ये सवाल ना, ये भी सवाल क्षेत्रमिति से एक सवाल आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आ ही जाए, आता है नहीं भी आता है, ठीक है ना। तो जो मैंने त्रिकोणमिति बताया, एकदम 100% त्रिकोणमिति पूछेगा, हाइट एंड डिस्टेंस पूछेगा, और फिर नियामक ज्यामिति से पूछता है, कभी नहीं पूछता है, इससे में से भी पूछता है चाहे नहीं पूछता है। तो वो दो टॉपिक हम लिख के बना लेना, इसको भी प्रैक्टिस कर लो, और नॉर्मल सा है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ओके, अब देखिए क्या है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई तथा 7 सेंटीमीटर आधार वाले ठोस बेलन है। एक बेलन है, 14 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है, और 7 सेंटीमीटर क्या उसका आधार है। आधार 7 सेंटीमीटर आधार वाले ठोस बेलन से, अब आधार कितना है 7 सेंटीमीटर। ये भी जानना है कि इसकी जो बेलन की जो आधार है वो कितना है 7 सेंटीमीटर है। अब क्या बोलता, उससे जो है काटेंगे क्या, शंकु काट लिया। उससे बेलन से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 2.1 सेंटीमीटर त्रिज्या की 2 समान शंकु काट लिया। 2 ठो बराबर बराबर क्या काटा, शंकु काटा। यहाँ पे आधार 7 सेंटीमीटर आधार वाले त्रिज्या, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले होना चाहिए, त्रिज्या वाले, आधार नहीं त्रिज्या वाले, क्योंकि यहाँ पे रेडियस बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, आधार नहीं व्यास होगा, सॉरी व्यास वाले, सवाल यहाँ पे व्यास होगा, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले ठोस। तो बेलन की ऊंचाई हो गया, इसका व्यास हो गया, ठीक है। अब ये जो काटे ना बेलन से, बेलन देखो इस समझो, ये हमारा था, समझो ये वाला फिगर समझो है, ये है था बेलन। अब बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, इसका व्यास जो है 7 है। अब इस बेलन से क्या किया है, 2 ठो शंकु काट लिया। तो शंकु को जैसे भी काट सकते हैं, इस तरह से ऐसे शंकु काट लिया, एक ठो ऐसे शंकु काट लिया, एक ठो जो है ऐसे शंकु काट लिया। देखिए एक शंकु ऐसे काट लिया, एक शंकु ऐसे, तो 2 शंकु देख रहा है, एक तो ये शंकु, ये यहाँ से यहाँ शंकु, एक इधर से शंकु। तो जो अब जो क्षेत्रफल बचा है वही बोल रहा कि अब कितना आकृति बचेगा जब काट के निकाल देंगे। तो क्या समझे कि बेलन का आयतन निकालना है और शंकु का आयतन निकाल के घटा देना है, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो चलो हम यहाँ पे हल करते हैं। तो पहले बेलन का आयतन निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, बेलन की ऊंचाई, तो लिखेंगे बेलन की ऊंचाई, ऊंचाई लिख लो, या तो फिर
चलो इसको लिख लो, बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना 14 सेंटीमीटर, ठीक है। तथा व्यास तो दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, यानी कि d बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो आप बताओ r बराबर क्या होगा, r बराबर 7/2 सेंटीमीटर, आधा होता है ना, त्रिज्या जो है व्यास का आधा होता है। अब बेलन का दिखता है आयतन, इसलिए बेलन का आयतन यानी कि वॉल्यूम। अब बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए लिखते हैं, पाई को लिख दीजिए वैल्यू 22/7, और यहाँ पे देखो आर का वैल्यू कितना है 7/2, स्क्वायर का मतलब क्या समझे डबल बार, और डबल बार लिखना है, और एच कितना है 14। देखिए 7 दूना 14, 2 2 खल्लास, ये कटेगा 11, तो 11 7 77, 7 7 अच्छा कर दो ना, 7 7 49, 49 को 11 से गुना कर दो, या 11 7 77 गुना कर दो 7 से, तो 539 आ जाएगा, ठीक है ना, 539 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि आयतन निकला तो घन लिखेंगे। अब क्या निकालना है, अब लिखते हैं, अब शंकु की ऊंचाई यानी कि h दिया हो कितना 4 सेंटीमीटर। देखिए शंकु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर और त्रिज्या दिया 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, और r बराबर 2.1 सेंटीमीटर। तो अब शंकु का आयतन निकालेंगे, लेकिन बोला 2 शंकु काटे तो 2 शंकु का आयतन निकालेंगे, है ना, इसलिए 2 शंकुआकार लिखा तो शंकुआकार लिखेंगे, 2 शंकुआकार आकृति का आयतन। अब देखो शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एक शंकु का फॉर्मूला, अब 2 है तो 2 से डबल गुना कर देंगे, है ना, 2 लिख देंगे। अब बनाते हैं यहाँ पे 2 1/3 और पाई का वैल्यू 22/7, ओके, और आर कितना है 2.1 इंटू 2.1 और एच कितना है 4, तो कटेगा यहाँ से 3 से, चाहो तो काट सकते हो, इसको ऐसे करते 2 यहाँ से मैं ले, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन है ज़्यादा, है ना, कैलकुलेशन ज़्यादा है। अब यहाँ से काटा पेटी करो तो क्या कटेगा, बहुत कम ही, यहाँ पे 7 से करो 7 21 और 3 3 खल्लास हो गया, तो अब 0 आ गया ना, हमारे लिए आसान हो जाएगा। देखिए 22 66, 66 को 21 से गुना करेंगे, देखो 22 गुना 44 गुना 21 चौक 84 बट्टे 100, तो क्या करेंगे 44 को 84 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 3696 बट्टे 100। इसका मतलब क्या हुआ, 100 है तो भाग देने में आसान है, 2 0 है तो 2 के बाद पॉइंट बैठ जाएगा, है ना, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करें, अब शेष जो बोल रहा, अब बोला क्या आकृति का आयतन गणना के शेष ठोस, शेष तो लिखेंगे ना, इसलिए शेष ठोस आकृति का आयतन, आयतन का मतलब वही जो बच रहा कट के जो बचेगा, तो क्या लिखेंगे 539 आया था बेलन का, और फिर 36.96 आया था इसका, तो घटा लेते हैं, तो इसको घटा लीजिए 539 में से घटा लेंगे 36.96, तो आ जाएगा 502, घटा लीजिए 502.04 सेंटीमीटर क्यूब, ये बचेगा, ठीक है ना, कटने के बाद। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, बड़ा आसान है, आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए और इसका कैलकुलेशन आना चाहिए, क्योंकि बच्चा इसमें बहुत गड़बड़ करता है, कैलकुलेशन आना चाहिए और घटा देंगे। कंसेप्ट समझ गए ना कि बेलन था, उसके अंदर से 2 शंकु निकाल कर हटा दिए, तो कैसे, मतलब तो इसका रियलिटी क्या है कि बेलन का जो ठोस आयतन मतलब ठोस होता है, तो बेलन का जो पार्ट था ना, उससे जो निकला शंकु तो घटा देंगे, तो उसमें आयतन निकाला जाता है, बेलन का आयतन और माइनस शंकु का आयतन। तो 2 शंकु था इसलिए 2 से गुना किया, अगर नहीं एक ही शंकु रहता तो 2 यहाँ पे नहीं लिखते। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया। नीचे कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना हो सके तो, और पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। आपके लिए वीडियो लाता रहता हूँ, और इसके साथ मैं अब जो है नेक्स्ट टाइम मिलता हूँ किसी नई वीडियो के साथ। ओके, तब तक के लिए बाय। और एक हाँ कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक में सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा चाहिए, ठीक है ना, किस टॉपिक पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा चाहिए मुझे आप कमेंट करके बताइए। ओके।